गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गैर व्यापारिक संस्थाओं की लेके उसके बारे में चर्चा करेंगे। गैर व्यापारिक संस्थाएं एक दूसरी तरफ अपन देखते हैं व्यापारिक संस्थाएं। व्यापारिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जो संस्थाएं उत्पादन के क्षेत्र में लगी हुई हैं, माल का क्रय विक्रय करती हैं, क्रय विक्रय के द्वारा लाभ कमाती है, व्यापारिक संस्थाएं हैं। इसके विपरीत हम कहेंगे गैर व्यापारिक संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जो साहित्यिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, खेलकूद के विकास के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं की श्रेणी में। तो बात कर रहे हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं, जो संस्थाएं व्यापारिक नहीं है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। गैर व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाना उद्देश्य नहीं, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं। जब भी हम गैर व्यापारिक संस्थाओं की बात करेंगे, इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। इन संस्थाओं की जब बात की जाती है समाज सेवा, गैर व्यापारिक संस्थाएं सामाजिक सेवा के उद्देश्य से ही स्थापित आपकी की जाती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य साहित्य का प्रचार प्रसार करना, खेलकूद का प्रचार प्रसार करना। गैर व्यापारिक संस्थाओं में हम देखते हैं अस्पताल है, सेवा उद्देश्य से। आप देखें खेलकूद के लिए क्लब है, आप देखें पुस्तकालय, वाचनालय वगैरह। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं जो हैं, आप देखें अपने साधनों से पूंजी जुटाती हैं। अगर तुलना की जाए व्यापारिक संस्था केवल लाभ कमाना का उद्देश्य है। व्यापारिक संस्थाएं उत्पादन के क्षेत्र में लगी हुई हैं, क्रय विक्रय का कार्य कर रही हैं। अब देखिए व्यापारिक संस्थाएं आर्थिक स्थिति जानने के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा तैयार करती हैं। आर्थिक स्थिति जानने के लिए, शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता इनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो कई बार देखते हैं पूछ लिया जाता है हमसे कि व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्थाओं में कोई अंतर की, दो अंतर कीजिए। तो हम पहली बात कहेंगे कि व्यापारिक संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। गैर व्यापारिक संस्थाएं सामाजिक सेवा, साहित्य के प्रचार प्रसार, उसके उद्देश्य से आपके स्थापित की जाती हैं। सेवा उद्देश्य आपके गैर व्यापारिक संस्थाओं का होता है। आप देखें व्यापारिक संस्थाएं जो है, आप देखें इसमें व्यापारी लोग व्यापार प्रारंभ करने के लिए पूंजी लगाते हैं। व्यापारिक संस्थाओं में आप देखिए कि व्यापारिक संस्थाओं में व्यापारी व्यापार प्रारंभ करने के लिए पूंजी लगाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की बात, आप देखें पूंजी कोष में धन लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, आप देखें
जो कि सामान्यतः सब्सक्राइबर कहलाते हैं। व्यापारिक संस्थाएं व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा आपके तैयार करते हैं अंतिम खातों के रूप में। गैर व्यापारिक संस्थाएं जो है आप देखें आयव्यय खाता तैयार करती हैं। आयव्यय खाते के माध्यम से जो उनकी अगर आय अधिक है, खर्चे कम है, तो बचत की स्थिति को आपके आयव्यय खाता आपके बताता है। व्यापारिक संस्थाएं रोकड़ भी तैयार करती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाएं जो हैं आपके रोकड़ की स्थिति जानने के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपके तैयार किया जाता है। तो व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाना उद्देश्य, गैर व्यापारिक संस्थाएं समाज सेवा करना उद्देश्य, व्यापारिक संस्थाएं पूंजी लगाती हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं पूंजी कोष की व्यवस्था करते हैं जिनको सब्सक्राइब करके नाम से जानते हैं। आप देखिए व्यापारिक संस्थाओं को लाभ अथवा हानि के रूप में आपके प्रतिफल प्राप्त होता है, लेकिन हम गैर व्यापारिक संस्थाओं की जब बात करते हैं खर्चे अधिक हैं, आय कम है, तो घाटे की स्थिति बताती है गैर व्यापारिक संस्थाएं। आप देखें गैर व्यापारिक संस्थाओं में आय अधिक है, खर्चे कम है, बचत की स्थिति है, तो ये कुछ अंतर हम कर सकते हैं व्यापारिक संस्थाओं और गैर व्यापारिक संस्थाओं में। व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किया। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ व्यय का ही एक सारांश होता है। जिस प्रकार व्यापारिक संस्थाएं रोकड़ व्यय तैयार करती हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं उसके साथ साथ प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करती हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में रोकड़ का प्रारंभिक शेष लिखा जाता है। रोकड़ का हमेशा ये माना जाता है कि हमेशा रोकड़ का डेबिट शेष होता है। डेबिट शेष ये क्यों होता है, उसके पीछे जो कारण है कि प्राप्तियां अधिक होती हैं और भुगतान उससे कम होते हैं। प्राप्तियों से अधिक भुगतान कभी नहीं हो सकते, इसलिए रोकड़ का हमेशा डेबिट शेष होता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जब हम बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट में प्राप्तियां थी, प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में प्राप्तियां आती हैं। प्राप्तियां किसी भी प्रकार की हो, पूंजीगत अथवा आयगत। प्राप्तियां किसी भी प्रकार की हैं, पूंजीगत या आयगत। अगर चालू वर्ष में हमको कोई प्राप्ति हुई है, हमको कैश आया है, तो प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में दिखाया है। उदाहरण के लिए दान गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। दान, डोनेशन।
देखते हैं दो प्रकार का होता है, सामान्य दान और विशिष्ट। सामान्य दान जो किसी कार्य विशेष के लिए प्राप्त नहीं हुआ। सामान्य दान से तात्पर्य, सामान्य दान की जब हम बात कर रहे हैं, सामान्य दान किसी उद्देश्य विशेष के लिए प्राप्त नहीं होता। सामान्य दान को आयगत प्राप्ति माना जाता है। लेकिन विशिष्ट दान नाम से पता लग रहा है किसी कार्य विशेष के लिए उस दान की प्राप्ति हो रही है। जैसे मैं कहूं उदाहरण के लिए कि भवन निर्माण के लिए दान प्राप्त हुआ है, एक विशेष दान है, उस दान का उपयोग केवल भवन निर्माण में ही उस दान का उपयोग किया जा सकता है, तो विशिष्ट दान है और इसलिए वो पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। पूंजीगत प्राप्ति दान, सामान्य दान आयगत प्राप्ति, विशिष्ट दान पूंजीगत प्राप्ति। दान किसी भी प्रकार का प्राप्त हुआ है, प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजीगत और आयगत दोनों प्रकार की प्राप्तियों को जब दिखाया जाता है तो दान को रिसीप्ट साइड में आपके दिखाया जाएगा, डेबिट में दिखाया जाएगा। टू डोनेशन, चाहे जनरल डोनेशन हो चाहे वो स्पेशल डोनेशन आपके प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार आप देखें चंदा, सब्सक्रिप्शन आय का ही एक और साधन, सदस्यों से सदस्यता शुल्क लिया जाता है चंदे के रूप में, आयगत प्राप्ति माना जाता है और इसे भी हम रिसीप्ट प्राप्ति में दिखाते हैं। आप देखें सदस्यता शुल्क, सदस्यता शुल्क मेंबरशिप फीस, कोई व्यक्ति सदस्य अगर बनाया जाता है, अगर उससे वार्षिक सदस्यता शुल्क ले रहे हैं तो वो आयगत प्राप्ति माना जाता है। लेकिन हम सदस्यों से आजीवन सदस्यता शुल्क ले रहे हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क कोई व्यक्ति सदस्य बनाया जाएगा, उसे केवल एक बार आपके सदस्यता शुल्क लिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसे हम पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। और जब पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं तो आप देखें आजीवन सदस्यता शुल्क जो पूंजीगत प्राप्ति की श्रेणी में आता है, वार्षिक सदस्यता शुल्क जो आयगत प्राप्ति में माना जाता है। प्राप्तियों भुगतान खाते में आपको कोई अंतर करना ही नहीं है। प्राप्तियों भुगतान खाते में चाहे सदस्यता शुल्क, वार्षिक सदस्यता शुल्क प्राप्त हो, चाहे आजीवन सदस्यता शुल्क प्राप्त हो, किसी भी प्रकार की प्राप्ति चाहे वो पूंजीगत है अथवा आयगत है, अगर हमको प्राप्त हुई है तो उसको हमको रिसीप्ट में दिखाना है, प्राप्ति में दिखाना है। तो आपको ध्यान रखना है प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में सबसे पहले गैस का रोकड़ का प्रारंभिक शेष, किसी भी प्रकार की प्राप्तियां जो गैर व्यापारिक संस्थाओं को चाहे वो दान के रूप में प्राप्त हो रही है, चंदे के रूप में प्राप्त हो रही है, सदस्यता शुल्क के रूप में आपके प्राप्त हो रही है, और भी किसी प्रकार की कोई आयत प्राप्त हो रही है तो उसको हम प्राप्ति में दिखाएंगे। इसके विपरीत भुगतान, प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट में भुगतान को दिखाया जाता है। भुगतान भी दो प्रकार के हो सकते हैं, पूंजीगत तथा आयगत। दोनों प्रकार के भुगतानों को ही प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट में दिखाया जाता है। आपको कोई अंतर करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि ये भुगतान पूंजीगत है या आयगत। जब दोनों भुगतान इसमें लिखे जा रहे हैं
तो क्रेडिट में दिखाना किसी भी प्रकार का कोई खर्चा, चाहे वो वेतन चुकाने में जा रहा है, चाहे किसी मजदूरी को चुकाने में आपके पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, भुगतान की ओर आपको दिखाना है। कोई संपत्ति खरीदी गई है और संपत्ति अगर खरीदी गई है तो वो पूंजीगत भुगतान है। संपत्ति खरीदी गई, उदाहरण के लिए 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। अब 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया, इसका तात्पर्य 20,000 रुपए फर्नीचर खरीदने में भुगतान हुआ होगा, और 20,000 रुपए फर्नीचर खरीदने में जब भुगतान हुआ होगा, इसका मतलब हमारे पास से कैश गया होगा, और कैश गया है तो आपको क्रेडिट साइड में भुगतान के रूप में बाई फर्नीचर दिखाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान अगर है चालू वर्ष में, वो भुगतान अगर हुआ है क्रेडिट में दिखाना है। तो प्राप्तिय भुगतान खाता बनाते समय प्राप्तिय भुगतान खाता रोकड़ बही का एक सारांश है। डेबिट में प्राप्तियां दिखाई जाती हैं, क्रेडिट में भुगतान दिखाए जाते हैं। भुगतान में मैं बार बार मैं आपको ये कह रहा हूं कि भुगतान किसी प्रकार के हो सकते हैं, पूंजीगत अथवा आय। प्राप्तिय भुगतान खाता बनाने का जो उद्देश्य है, रोकड़ की अंतिम स्थिति ज्ञात करना। हमारे पास कैश कितना प्राप्त हुआ, भुगतान कितने हुए, और प्राप्ति में से भुगतान करने के बाद जो कैश बचता है वो रोकड़ का अंतिम शेष आपके प्रदर्शित करता है, कैश की अंतिम स्थिति को आपके बताता है। तो प्राप्तिय भुगतान खाता रोकड़ का एक सारांश है, रोकड़ की अंतिम स्थिति कहीं ना कहीं आपके है, तो उसको आपको दिखाने की बात आपकी कहीं ना कहीं आपकी की जाती है। कोई क्वेश्चन करे अगर हमको कि प्राप्तिय भुगतान खाते की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो प्राप्तिय भुगतान खाता जैसे रोकड़ बही वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है, ऐसे प्राप्तिय भुगतान खाता वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। प्राप्तिय भुगतान खाते की जो श्रेणी आपकी प्रकृति है वास्तविक खाते की श्रेणी है। प्राप्तिय भुगतान खाता बनाने के लिए हमको केवल प्राप्तियों पर और केवल भुगतानों पर ध्यान देना है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के समायोजन का कोई ध्यान नहीं रखा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं, वेतन 10,000 रुपये चुकाया है, वेतन 10,000 रुपये चुकाया है, और 2,000 रुपये वेतन वर्ष के अंत में बकाया है। अंत में बकाया जो वेतन दे रखा है वो 2,000। ध्यान दीजिए, वर्ष के दौरान 10,000 रुपए का वेतन चुकाया है और 2,000 रुपए का वेतन वर्ष के अंत में अभी भी बकाया है, आउटस्टैंडिंग। बकाया वेतन से तात्पर्य कोई भी खर्चे, बकाया खर्चे, ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष के अंत तक भुगतान हो जाने चाहिए थे लेकिन किसी कारण से वो भुगतान नहीं हुए, वो बकाया खर्चे। 10,000 रुपए वेतन चुका दिया, 2,000 रुपए वेतन अंत तक चुकाना बाकी है, देना बाकी है, अभी भुगतान हुआ नहीं, कैश गया नहीं हमारे पास, तो हम केवल जो वेतन चुकाया है, वास्तव में जो कैश हमारे पास से गया है, उस वेतन को ही हम बाई सैलरी करके दिखाएंगे। वेतन जो बकाया है उसको नहीं दिखाया जाएगा, इस समायोजन को नहीं दिखाया जाएगा। जो वास्तव में कितना कैश गया है, चुकाने में केवल 10,000 रुपए कैश गया है, तो वेतन चुकाने में जो 10,000 रुपए गए उसी को हम क्रेडिट में बाई सैलरी करके 10,000 दिखाएंगे। बकाया वेतन का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।
देखें मूल्य, जैसे एक उदाहरण के लिए मूल्यह्रास, एक शब्द है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास में मूल्य में कमी, मूल्य में कमी से तात्पर्य ये नहीं कि कोई वस्तु की कीमत आज 10 रुपए है, उसकी कीमत 8 रुपए रहेगी, वो मूल्य में कमी, वो मूल्यह्रास नहीं है। मूल्यह्रास की जब हम बात करते हैं स्थायी संपत्तियों को निरंतर उपयोग में लाने से उसके मूल्य में जो कमी होती है, स्थायी संपत्तियों को निरंतर उपयोग में लाने से उसके मूल्य में जो कमी होती है उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए के फर्नीचर खरीदा गया और 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा गया, 1 साल के अंत में अगर उसकी कीमत 90,000 रुपए रह गई है, 1 लाख रुपए का फर्नीचर साल के अंत में उसकी जो कीमत है वो 90,000 रुपए अगर रह गई है, इसका मतलब साल के अंत में 10,000 रुपए का मूल्यह्रास हुआ है, 10,000 रुपए फर्नीचर का मूल्य गिरा है। इसमें संपत्ति के मूल्य में केवल कमी आई है, कोई कैश आया या कैश गया नहीं है। जब आपने फर्नीचर खरीदा होगा उसको भुगतान में दिखाया होगा। संपत्ति खरीदी या बेची उसको हम पूंजीगत भुगतान या पूंजीगत प्राप्ति में दिखाएंगे, लेकिन संपत्ति के बेचने से अगर कोई लाभ अथवा हानि हुई है, 10,000 रुपए का फर्नीचर 8,000 रुपए में बेचा गया, 10,000 रुपए का फर्नीचर अगर 8,000 रुपए में बेचा गया है, इसका तात्पर्य 2,000 रुपए के नुकसान पर फर्नीचर बेचा गया है। संपत्ति को बेचने से कोई लाभ हुआ अथवा हानि हुई उसको हमको रिसीव्ड पेमेंट में नहीं दिखाना है। संपत्ति का मूल्यह्रास हुआ है उसका भी हमको प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं दिखाना, लेकिन संपत्ति अगर खरीदी है कैश गया होगा, पूंजीगत भुगतान है, क्रेडिट में दिखाएंगे। संपत्ति बेची है हमने, बेचने से कैश आया होगा निश्चित रूप से, और कैश आया होगा कहाँ देखेंगे, क्रेडिट में उसको दिखाएंगे। तो किसी भी प्रकार के जो समायोजन है, चाहे वो बकाया खर्चे की बात होती है, चाहे उपार्जित आय, उपार्जित आय अंग्रेजी में एक्रूड इनकम, उपार्जित आय से तात्पर्य ऐसी आय जो चालू वर्ष के अंत तक कमा ली गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई, ऐसी आय जो चालू वर्ष के अंत तक कमा ली गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात प्राप्त होनी बाकी है, उपार्जित आय कहलाती है। उदाहरण के लिए 2,000 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए, 2,000 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और 400 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट। ब्याज के 2,000 रुपए प्राप्त हुए हैं और ब्याज के जो 2,000 रुपए प्राप्त हुए हैं प्राप्ति में दिखाएंगे, लेकिन 400 रुपए जो ब्याज के अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं, कमा तो लिए लेकिन किसी भी कारण से वो ब्याज के 400 रुपए हमको भी मिले नहीं,
इस समायोजन को उपार्जित ब्याज का जो समायोजन है, तो इसमें कैश अभी हमको मिला नहीं है, मिला बाकी है, कभी आगे मिलेगा। तो केवल जो कैश मिला है हमको 2000 रुपये जो ब्याज के प्राप्त हुए हैं, उस ब्याज के 2000 रुपये प्राप्ति को ही हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाने की बात कहीं न कहीं आपसे करेंगे। तो प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना बहुत आसान काम है। केवल रोकड़ के लेन देन इसमें आएंगे। प्राप्ति और भुगतान खाते में रोकड़ प्राप्त हुआ है तो प्राप्ति में दिखाना है आपको। इसी प्रकार का भुगतान हुआ है, इसमें कैश गया है तो भुगतान के क्रेडिट साइड में आपको दिखाया जाएगा। उधार के लेन देन जो है आप देखें, उसको प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दिखाया जाएगा। मैं कहूं आपको कि राम से 10,000 रुपए की एक मशीन खरीदी, ध्यान दीजिए, राम से 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी, राम से 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। राम से 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी, इसका तात्पर्य राम से 10,000 रुपए की मशीनरी उधार खरीदी गई है, और उधार खरीदी गई है इसलिए इस लेन देन को, क्योंकि इसमें ना कैश आया है ना कैश गया है, तो राम से 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी, उधार का लेन देन रोक प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दिखाया जाता है, इसलिए हम इस लेन देन को प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैं अगर इसमें ये कह दूं, राम से 10,000 रुपए की मशीनरी नकद खरीदी, राम से 10,000 रुपए की मशीनरी नकद खरीदी, इसका तात्पर्य मशीनरी खरीदने में कैश गया होगा, और कैश गया होगा इसका तात्पर्य प्राप्ति और भुगतान खाते के क्रेडिट में बाई मशीनरी करके आप दिखाएंगे, क्योंकि ये पूंजीगत भुगतान है और इसे आपके भुगतान साइड में आपके दिखाया जाएगा। तो उधार का लेन देन है तो प्राप्ति भुगतान खाते में उसको नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यदि लेन देन नकद का है तो उस लेन देन को हम दिखाने की बात आपके करते हैं। आप देखें, प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय प्राप्तियों का योग अधिक, प्राप्तियों का योग अधिक होगा, भुगतान उसके बराबर हो सकते हैं, तो रोकड़ का कोई शेष नहीं। प्राप्तियां अगर 1 लाख रुपए की हैं, अगर भुगतान भी 1 लाख रुपए हो गए तो रोकड़ का कोई कैश का शेष आपके अंतिम शेष नहीं होते। लेकिन आपके प्राप्तियां 1 लाख की हैं और भुगतान केवल 80,000 रुपए, तो 20,000 रुपए का रोकड़ शेष बचेगा। इसका तात्पर्य संस्था के पास 20,000 रुपए कैश अभी भी आपके बचा हुआ है, रोकड़ के अंतिम शेष के रूप में आपके बचा हुआ है, उसे हम देखें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाते समय। आप देखें, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक निश्चित अवधि के लिए आपके बनाया जाता है, प्राप्तियों को डेबिट में दिखाना है, भुगतान क्रेडिट में दिखाने, तो ये सारी चीजें आपके दिखाने की बात कहीं ना कहीं आपकी की जाती है। इसके अलावा आप देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जब बात की जाएगी तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो बनाने की बात आपके है, उसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने के लिए आपके एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, और जो क्वेश्चन आपके है उसको देखिए। पेज नंबर 338 पर क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 338 पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। पेज नंबर 338 पर क्वेश्चन नंबर 13,
इस क्वेश्चन में आप देखिए आपसे प्राप्ति एवं भुगतान खाता बन रहा है। ऊपर हम हेडिंग डालेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 31 मार्च 2017 को प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिस तारीख को हम बना रहे हैं, और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। चार कॉलम बनेंगे, रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे आप प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिस तारीख को भी खाता बना रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। बार बार में आपको ये बात ही सिखाई जा रही है कि प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में, जैसे रोकड़ में डेबिट में प्राप्तियां आती हैं, जैसे इस खाते के डेबिट में प्राप्तियां आती हैं, रिसीप्ट डेबिट में आएंगी, टू करके भुगतान क्रेडिट में लिखे जाए। आप देखिए इसमें सबसे पहले रोकड़ का प्रारंभिक शेष आपको 10,000 रुपए दे रखा है। रोकड़ का प्रारंभिक शेष 10,000 रुपए दे रखा है। रोकड़ का हमेशा डेबिट शेष होता है। टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस बिल, टू बैलेंस बीडी 10,000। रोकड़ का प्रारंभिक शेष हमेशा रोकड़ का डेबिट शेष ये होता है, क्योंकि प्राप्ति से अधिक भुगतान कभी हो ही नहीं सकते। तो रोकड़ का प्रारंभिक शेष टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस हमने दिखाया 10,000। अब देखिए आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं, खर्च नहीं करना, कि केवल ये ध्यान देना है कि प्राप्ति है, कैश आ रहा है या जा रहा है। कैश आ रहा है तो रिसिप्ट में दिखाना है, और कैश अगर गया है हमारे पास से, अंतर आपको करना ही नहीं है कि वो प्राप्ति किसी प्रकार की है, पूंजीगत है या आयगत। आप देखिए कैश इन हैंड के बाद में आपको लिखा हुआ है कि दान प्राप्त हुआ है 50,000 रुपए का। जो दान प्राप्त हुआ है 50,000 रुपए का, इसका मतलब कैश आया हमारे पास दान प्राप्त होने में, तो टू डोनेशन, टू डोनेशन रिसीप्ट 50। दान प्राप्त हुआ, दान प्राप्त हुआ, इसका मतलब कैश आया होगा, कौन सी साइड में लिखोगे, रिसीप्ट में, टू डोनेशन रिसीप्ट। इसके बाद में आप देखिए आपको दे रखा है कि चंदा प्राप्त किया है 1 लाख रुपए का। सब्सक्रिप्शन, आप देखिए सब्सक्रिप्शन जो प्राप्त हुआ है 1 लाख रुपए का प्राप्ति है, और टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन 1 लाख। टू सब्सक्रिप्शन 1 लाख। दान प्राप्त किया 50,000, चंदा प्राप्त किया 1 लाख। इसके बाद में आप देखिए आपको दे रखा है
कि बिजली बिल का जो भुगतान किया गया है वो 20,000 रुपए का बिजली का बिल भुगतान किया गया है। आप देखें पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000 रुपए आपके दे रखा है, तो बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000। बिजली बिल का भुगतान करने में कितना कैश है? 20,000 रुपए पेमेंट में लिखा। इसके अलावा बिजली बिल का भुगतान करने के बाद में आपको दिया हुआ है कि किराया 1,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 11 महीने का किराया ही चुकाया गया है। साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन किराया 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 11 महीने का ही किराया चुकाया गया है। इसका अलावा किराया 11,000 रुपए ही चुकाया गया है, 1,000 रुपया किराया चुकाना अभी भी बाकी है, बकाया है। उसका भुगतान अभी नहीं हुआ। जितना किराया आपने पेमेंट किया गया है तो 11 महीने का किराया चुकाया गया है, तो बाई रेंट क्या कहीं पर भी समस्या नहीं है। बिजली बिल का भुगतान किया आपका, आपको सोचना है पेमेंट हुआ है, इसका अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, किराया चुकाया 12 महीने में से केवल 11 महीने का किराया चुकाया गया है। 1 महीने का जो किराया बकाया उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास किराया चुकाने में केवल 11 महीने का ही पेमेंट हुआ है, तो बाई रेंट करके हमें 11,000 लिखा है। इसी तरह आप देखिए आपको दिया हुआ है कि संपत्ति खरीदी है, कंप्यूटर खरीदा है हमने 50,000 रुपए का, और खरीदने में इसका तात्पर्य 50,000 रुपए हमारे पास से खर्च हुए होंगे, तो बाई करके हम दिखाएंगे बाई कंप्यूटर 50। संपत्ति खरीदने में, कोई उपकरण खरीदने में 50,000 रुपए अगर हमारे खर्च हुए हैं, पेमेंट हुआ है, तो बाई करके आप दे देंगे। इसी तरह आप देखें आपको दिया हुआ है कि मानदेय या जिसको कहते हैं पारिश्रमिक, वो 19,000 रुपए का आपके पेमेंट किया गया है ऑनोरियम। आप देखें 19,000 रुपए का पारिश्रमिक आपके मानदेय आपके पेमेंट हुआ है। तो मानदेय या पारिश्रमिक जो आपके दिया गया है, आप देखें उसको हम दिखाएंगे। ये चीजें हमको दे इस खाते को जो बनाया अभी तक, प्रारंभिक शेष है, दान प्राप्त हुआ, चंदा प्राप्त हुआ, किसी को भी पूछेंगे हम दान प्राप्त हुआ, वो कहेगा प्राप्ति है, कैसा है होगा। चंदा प्राप्त हुआ, कैसा है। बिजली बिल का भुगतान हुआ, जाकर के भी हम प्राप्ति में नहीं दिखा सकते, बिजली बिल का भुगतान हुआ, इसका अलावा हमारे पास कैश है, तो बाई करके हमने दिखाया। पारिश्रमिक भुगतान किया गया या आपके कंप्यूटर खरीदा गया, इनमें भुगतान करने में आपके पास से पैसा गया। अब हम रोकड़ की अंतिम स्थिति आपकी ज्ञात करें। अब देखिए डेबिट में प्राप्तियों का जो योग हो रहा है वो 1,60,000 प्राप्तियां 1,60,000। इसके अलावा आप देखें भुगतान का जो योग है, क्रेडिट का जो योग है वो 1,00,000 रुपए है। इसका तात्पर्य रोकड़ का जो अंतिम शेष बच रहा है बाई बैलेंस शीट, सीडी का मतलब कैरी डाउन, आगे ले जाना है रोकड़ का अंतिम शेष, बाई बैलेंस शीट
1,60,000। ये रोकड़ खाता। आप देखें कई बार प्राप्ति एवं भुगतान खाता 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपके बनाइए। केवल आपके दिमाग में एक सोच होनी चाहिए, नकद के लेन देन आएंगे इस खाते के अंतर्गत, प्राप्तियां डेबिट में आपको दिखानी है। प्राप्तियों में हम अंतर नहीं करेंगे कि वो प्राप्ति पूंजीगत है या आयगत है। आपको तो बस केवल ये दिखना चाहिए कि कैश आया या नहीं आया। अगर कैश आया है तो आपको कुछ नहीं सोचना, केवल ये देखना है कि आपको डेबिट में उसको टू करके प्राप्ति को दिखाना है। भुगतान में भी अंतर नहीं करना। अगर चालू वर्ष में कोई भुगतान हुआ है, चाहे वो भुगतान किसी प्रकार का है, चाहे वो भुगतान पूंजीगत है या आयगत है, यदि हमारे पास से कैश इस वर्ष के दौरान गया है तो आपको रिसीट पेमेंट के क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है, बाई करके अपने को दिखाना है। कोई भी खर्चे चुकाए गए, कोई संपत्ति खरीदी गई, लेकिन यहां हमको ये ध्यान रखना है कि उधार के लेन देन प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दिखाने हैं। जिन लेन देनों में कैश की प्राप्ति या कैश का भुगतान अगर नहीं हुआ है, उस लेन देन को रिसीट पेमेंट में नहीं दिखाना। इसी प्रकार कोई भी जो समायोजन है, उन समायोजनों को भी, चाहे वो बकाया वेतन का समायोजन है, चाहे आपके कोई उर्दत खर्चों का, चाहे उपार्जित आय से संबंधित बात है, मूल्यह्रास है, कोई भी समायोजन रिसीट एंड पेमेंट में नहीं दिखाए जाते, समायोजन नहीं लिखे जाएंगे। इस खाते का बनाने का जो उद्देश्य है, प्राप्ति भुगतान खाते का बनाने का जो उद्देश्य है, रोकड़ की अंतिम स्थिति ज्ञात करना कहीं ना कहीं आपके उद्देश्य है। तो ये चीज आपके प्राप्ति भुगतान खाते में आपके बनाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 60,000 रुपए का कैश आपके निकला है, 1,60,000 रुपए प्राप्त हुए थे, 1,00,000 भुगतान कर दिया, तो अंतिम शेष वो बढ़ता 60,000 है। तो बच्चों ये आज आपने देखा है आगे बढ़ते कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो ये आपको तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।